इंडेक्स नंबर का ना। हाँ तो चलो नोट सेक्शन पे आओ अभी। वी स्टार्ट विद द नोट सेक्शन। हाँ चालू है सब। सचिन चलो शुरू करें। नोट सेक्शन पे पानी में गिव द हेडिंग। नाउ वी राइट वेटेड इंडेक्स नंबर्स और पूरा पेज को दो पार्ट में डिवाइड करो। यूज योर मार्जिन ऑल्सो। लेफ्ट साइड इज price index number and right side is quantity index number. फर्स्ट आएगा लास्परेज मेथड। P01 ब्रैकेट में L याद है फॉर्मूला कि नहीं? बस यही नहीं होना चाहिए। इधर भी लास्परेज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01 ब्रैकेट में L। ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में बेस ईयर का प्राइस वेट्स यूज होएगा। नोट दोनों में आएगा ना। ये याद कैसे रखेगा? हाउ डू यू बाय दिस? हाँ नहीं, इसका लॉजिकल वे ही है। ये कौन सा इंडेक्स नंबर है? अरे ये प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर होता था P1 P0 इंटू 100। मतलब कभी भी प्राइस इंडेक्स नंबर रहेगा तो उसमें क्वांटिटी वेट्स की तरह मल्टीप्लाई होता है। एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में प्राइस। तो लास्परेज ने क्या किया? बेस ईयर क्वांटिटी यूज्ड एज वेट्स एंड इधर बेस ईयर प्राइस यूज्ड एज वेट्स। तो बेस ईयर बिलोंग्स टू लास्परेज। तो लिखो नोट करके, इधर लिखो प्राइस इंडेक्स नंबर में base year quantities are used as weights. Base year quantities are used as weights. Base year quantities are used as weights. और ये साइड क्या आएगा? Base year price are used as weights. Second, Paches. तो इधर आएगा P01 ब्रैकेट में P। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में अभी पाशे ने क्वांटिटी कौन सा यूज किया? करंट ईयर। अगर बेस ईयर लास्परेज के पास है तो करंट ईयर क्वांटिटी पाशे के पास है। तो सेम वे क्वांटिटी में प्राइस करंट ईयर का यूज किया। तो इसको बाहर नहीं करने का, लॉजिकली याद रखो और नोट लिखो बरोबर से। नोट क्या लिखेगा?
करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स एंड ये साइड करंट ईयर प्राइस आर यूज्ड एज वेट्स. P01 ब्रैकेट में DB इज इक्वल टू ये होएगा L प्लस P अपॉन 2, मतलब लास्ट पर एज प्लस 500 को ऐड करके डिवाइड बाय 2, मतलब एरिथमेटिक मीन किया उसने. तो इधर आएगा Q01 ऑफ लास्ट पर एज प्लस Q01 ऑफ पाशेज अपॉन 2. तो दोनों के लिए कॉमन नोट लिखो. डॉर्बिश बाउली इज arithmetic mean of Lasparez and Paches. It is arithmetic mean of Lasparez and Paches. Fourth, Fishers. P01 ब्रैकेट में PF. फिशर क्या हो रहा है? करेक्ट. तो P01 ऑफ L इंटू P01 ऑफ P. तो इधर होएगा रूट ऑफ Q01 ऑफ L इंटू Q01 ऑफ P. और नोट में लिखेगा फिशर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Lasparez and Paches. क्लियर है? इधर नोट में सेकंड पॉइंट भी लिखो. फिशर इज द मोस्ट आइडियल इंडेक्स नंबर. फिशर इज द मोस्ट आइडियल इंडेक्स नंबर. Fisher is the most ideal index number. फिर आएगा मार्शल एजवर्थ. मार्शल एजवर्थ. अभी इसका फॉर्मूला जो हमने यूज किया वही यूज करेंगे सम्स में, लेकिन ओरिजिनली ये कैसे होता है, अंडरस्टैंड दिस. ये आएगा समेशन ऑफ P1 प्राइस इंडेक्स नंबर में उसने वेट्स किसको यूज किया, तो इट इज सम ऑफ बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटी विच इज Q0 प्लस Q1. अभी ये ब्रैकेट्स ओपन करेगा ना, तो ये हमने यूज किया है सम्स में, मतलब ये होएगा P1 Q0, ये होएगा P1 Q1 अपॉन ये होएगा P0 Q0 और ये होएगा P0 Q1. इन शॉर्ट लास्परेज एंड पाशेस का न्यूमरेटर ऐड हुआ, लास्परेज एंड पाशेस का डिनोमिनेटर ऐड हुआ. हम ऐसे याद करते थे. सम्स में अभी भी यही यूज करेंगे हम लोग, लेकिन ओरिजिनली ये होता है सम ऑफ बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटी आर यूज्ड एज वेट्स. इज दैट क्लियर? तो नोट में लिखेगा सम ऑफ बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटी आर यूज्ड एज वेट्स. ये Q01 और बाय मार्शल एजवर्थ आएगा. तो इसने बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई किया. आजा आजा. तो दिस कैन बी रिटन एज
लास्ट पर है इसका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का न्यूमरेटर एंड पाशेस का न्यूमरेटर. लास्ट पर इज डिनोमिनेटर एंड पाशेस डिनोमिनेटर इंटू 100. इधर भी नोट लिखेगा सम ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर प्राइस आर यूज्ड एज वे. अभी नेक्स्ट जो है वो सिर्फ प्राइस के लिए है, इसका क्वांटिटी नहीं है. वॉल्श इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइस वाले पार्ट में लिखेगा. तो P01 बाई W समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100. तो इधर क्या यूज किया उसने, रूट ऑफ Q0 Q1, ये वेट्स यूज किया, रूट ऑफ Q0 Q1. मतलब इधर नोट क्या आएगा, रूट के अंदर Q0 Q1 मतलब क्या नेचर हो गया है. स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन मतलब ज्योमेट्रिक मीन. तो हम लोग लिखेंगे इधर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स. Are used as weights. इसका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर नहीं है. एंड सेवेंथ वन, Kelly's फॉर्मूला. तो P01 ब्रैकेट में K चलो अभी केली ने क्या किया, अभी बचा कुछ नहीं है, प्राइस में क्वांटिटी ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उसने Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई किया. मतलब क्या मल्टीप्लाई किया, अरिथमेटिक मीन ऑफ क्वांटिटीज. तो इसको वो लोग शॉर्ट में लिखता है ऐसा, दे कैन ऑल्सो राइट दिस वे, P1 इंटू Q, P0 इंटू Q इंटू 100. और नेक्स्ट लाइन में लिखो वेर Q इज Q0 प्लस Q1 अपॉन 2. मतलब पूरा लिखने से अच्छा वो लोग उसको Q डिनोट कर रहा है. तो या तो ये वाला पार्ट लिखो या तो ये वाला पार्ट लिखो, कैसे भी लिखो, दोनों का कैलकुलेशन सेम है. खाली वो पूरा नहीं लिखना पड़े इसलिए उसको Q डिनोट किया वो लोग ने. तो नोट आएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स. Arithmetic mean of base and current year quantities are used as weights. Chalo, any doubts in this? Give the next heading as cost of living index number. ब्रैकेट में लिखेगा CLI. उसमें पॉइंट नंबर 1, लिखो it is also called as consumer price index number. Consumer price index number. ब्रैकेट में लिखो CPI. तो कभी कभी CLI देता है या कभी कभी CPI देता है, दोनों सेम ही होता है.
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट इज सीपीआई. फिर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट, लिखो. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग depends on, the standard of living depends on the type and quantity of commodities, type and quantity of commodities used by different sections of people, used by different sections of people. Full stop. Point number 3. Hence the variation or changes in price will affect classes differently. Will affect classes differently, and therefore CLI is different for different classes of people. CLI is different for different classes of people. Point number 4. It is used to settle disputes related to salary and wages. It is used to settle disputes related to salary and wages, and also to negotiate wage and wage contracts. Point number 5. It is also used to calculate purchasing power of money, which is as follows. लिखो, purchasing power of money is 1 upon CLI. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CLI is 1 upon purchasing power of money. Clear? नेक्स्ट लाइन में लिखो सेम पॉइंट. Hence purchasing power of money is reciprocal of CLI. Reciprocal of
CLI. ध्यान से. Next one. Point number 6. It is also used to calculate real wages. It is also used to calculate real wages, comma real income, comma real terms using चलो रियल वेजेस का फॉर्मूला है वेजेस अपॉन CLI इंटू 100. तो रियल इनकम का फॉर्मूला आएगा इनकम अपॉन CLI इंटू 100. इज दैट क्लियर? चलो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है एंड सम्स भी आते हैं इसके ऊपर, वेजेस या सैलरी या इनकम वॉट एवर. नाउ हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर कर रहा है. सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. प्राइस इंडेक्स नंबर में हमेशा क्वांटिटी वेट्स की तरह मल्टीप्लाई होता है एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में प्राइस वेट की तरह मल्टीप्लाई होता है. लास्परेज बिलोंग्स टू बेस ईयर, तो लास्परेज ने बेस ईयर का क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया या फिर बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई किया. फिर पाशे ने करंट ईयर का क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया या फिर करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई किया. फिर डॉर्बिश बाउली के पास कुछ नहीं बचा तो उसने दोनों को ऐड एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, विच इज एरिथमेटिक मीन ऑफ लास्परेज एंड पाशेज. फिशर के पास भी कुछ नहीं बचा तो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कर दिया. मार्शल एजवर्थ ने सम ऑफ बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया एंड इधर सम ऑफ बेस एंड करंट ईयर प्राइस को मल्टीप्लाई किया. सो ये लाइन में ये 5 ऐसे ही याद रहना चाहिए. लास्परेज बेस ईयर, पाशे करंट ईयर, डॉर्बिश बाउली एरिथमेटिक मीन, फिशर ज्योमेट्रिक मीन, मार्शल एजवर्थ सम ऑफ बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटी एंड प्राइस वॉट एवर. एंड फाइनली वॉल्श आएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई किया एंड केली एरिथमेटिक मीन ऑफ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई किया. इज दैट क्लियर? यस और नो? अभी हमने लिखा है CLI. CLI इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. करेक्ट? तो ये जो पॉइंट्स लिखा है ना उसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दो है. वी नेवर यूज टू कैलकुलेट परचेजिंग पावर ऑफ मनी, बट ये थियरी MCQ की तरह आएगा, लेकिन रियल वेजेस कैलकुलेशन होता है. इज दैट क्लियर? मतलब फॉर एग्जाम्पल आज महंगाई 150 रुपया है तो मेरा इनकम 10,000 रुपया है. अभी महंगाई बढ़ गया 450 रुपया, 150 का कितना हो गया? 450. और मेरा 10,000 पगार अभी खाली 20% बढ़ा, मतलब 12,000 हो गया. तो मैं 20% पगार बढ़ा ऐसा सुन के खुश हो जाएगा, लेकिन कैन आई मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? देन द आंसर इज नो. अनलेस एंड अनटिल यू नो व्हाट इज योर रियल इनकम, you will not able to understand what is your standard of living. या is it same maintained as per the previous years? तो वो कैलकुलेशन में हमको ये यूज़ करना है. इज दैट क्लियर? और इसके सम्स आर वेरी सिंपल, खाली ध्यान से पढ़ने का कि क्या पूछा है. क्लियर? नाउ CLI कैलकुलेट करने का 2 फॉर्मूला है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में 7th पॉइंट. पहला आएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. इसको हम बोलते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड, ये भी बोलते हैं, 2 नाम है. तो इसमें CLI का फॉर्मूला होएगा
समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। मतलब दिस इज सेम एज लास्परेज प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्परेज का प्राइस इंडेक्स नंबर सेम है, देखो क्लियर। लास्परेज प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर सेकेंड मेथड है इसका फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में फॉर्मूला आएगा समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, जिसमें आई वी ऑल नो इट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड W इज P0 इंटू Q0। तो वो लोग I का कॉलम देगा, W का कॉलम देगा, हमको आई डब्ल्यू बना के W का टोटल मारना है, दैट्स इट। क्लियर। ये सब 12th में था, सेम पार्ट है जो 12th में था, ISC में नहीं था। इको में पढ़ा कि नहीं? तो इधर फाउंडेशन में इको में है कि नहीं है? इंडेक्स नंबर 12th में था ना? ठीक है, चलो अभी सुनो। कोई भी पार्ट में कैलकुलेशन में 4 कॉलम बनेगा, नोट करके लिख के रखो। तुमको क्या क्या देगा वो लोग? बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी, सॉरी बेस ईयर का क्वांटिटी, फिर करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी, ये 4 कॉलम देगा। तो तुमको 4 कॉलम कौन से बनाने हैं? तो सबसे पहले P1 Q0, ये लास्परेज का न्यूमरेटर, फिर P0 Q0, ये लास्परेज का डिनोमिनेटर, फिर आएगा P1 Q1 पाशे का न्यूमरेटर एंड P0 Q1, ये 4 फिक्स बनेगा, क्योंकि L और P आएगा तो आगे का कैलकुलेशंस आएगा। इज दैट क्लियर? तो नोट करो, ये 4 कॉलम फिक्स है, इसका टोटल चाहिए अपने को, बिकॉज फॉर्मूला में समेशन है। समझ में आया? तो यू कैन डू इट ऑन कैलसी डायरेक्टली एंड मार्क द टोटल, तो भी चलेगा। चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करो अभी ध्यान से। पेज नंबर 399। मॉड्यूल नहीं लाना था वैसे भी। तू लास्ट लेक्चर नहीं आया था ना, हम लोग ने तो पार्टी किया था लास्ट लेक्चर। तू रिक्शा पकड़ के आने वाला था। हम लोग ने क्या पार्टी किया था? क्या मंगाया था ये लोग ने? कुछ तो मंगाया था, तेरे घर के नीचे से ही मंगाया था ना। तो फिर तो तुझे ही लेके आना चाहिए था। हाँ, कौन कौन नहीं आया था? अद्वैत भी नहीं था ना, तनिष भी नहीं था, 4 जन नहीं था, केशव भी नहीं था। किधर था? भिवंडी वाले आ गए थे, तो बारिश में थाने वाले नहीं पहुंच रहे। चलो एनीवेज, यू मिस द बस। अभी नेक्स्ट IPL में आएगा सीधा। दैट डिपेंड्स कौन खेल रहा है उस पर डिपेंड। चलो शुरू करो। क्लास वर्क नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट लास्परेज, पाशेज, डॉर्बिश बाउली, मार्शल एजवर्थ, वॉल्श एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स। सब करना है केली छोड़ के। तो ऑब्वियसली कॉलम्स देखो क्या क्या दिया है। P0 Q0 दिया है, P1 Q1 दिया है। तुम डायरेक्ट 4 कॉलम ही बनाओ कैलसी पे M प्लस करके। सबसे पहले P1 Q0,
P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। ये 4 कॉलम कैलसी पे बनाओ, टोटल मार के M प्लस करके MRC करो, लेकिन देखते वक्त ध्यान रखो P1 Q0 देखने का है। चलो ये मुझे 490 मिल रहा है। कैसे करेगा टोटल? P1 का जो वैल्यू है इंटू Q0 M प्लस करो, चेक करो ये आ रहा है कि नहीं। चारों टोटल आ रहा है। चलो पहला बैठ गया 3, तो इन शॉर्ट फर्स्ट इज द आंसर। हुआ, फर्स्ट हुआ। सेकंड में तुम कॉलम कौन सा बनाएगा? वॉल्श करना है, तो तुम सिर्फ पहले बनाएगा रूट ऑफ Q0 Q1, फिर P1 इंटू रूट ऑफ Q0 Q1 एंड P0 इंटू रूट ऑफ Q0 Q1। यही 2 कॉलम बनाएगा और इसका टोटल चाहिए अपने को। 160 एंड 146 आया। ये 160 आया। 4 ही तो वैल्यू है। 15 इंटू 6 है, ओके। और ये वाला 10 इंटू 6 60, ये बरोबर था ना? तो वॉल्श इंडेक्स नंबर इज 208 अपॉन 146 इंटू 100। कितना आ रहा है ये? 142.4। 3 वैल्यू दिया है, मार्शल एजवर्थ दिया है, लास्परिस चाहिए। चलो समेशन P0 Q0 इज 220, summation P0 Q1 is 380, summation P1 Q1 is 350 and Marshall Edgeworth दिया हुआ है 150। अपने को लास्परिस फाइंड करना है, तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला यूज़ करो। P1 Q0 प्लस P1 Q1, P0 Q0 प्लस P0 Q1 इंटू 100 इज 150। तो इधर हमारे पास P1 Q0 नहीं है, प्लस 350 अपॉन 220 प्लस 380 इंटू 100 इज 150। तो ये आएगा P1 Q0 प्लस 350 अपॉन 600 इंटू 100 इज 150। तो समेशन P1 Q0 प्लस 350 इज 900। तो P1 Q0 का वैल्यू आएगा 900 माइनस 350, 550। अभी लास्परिस का फॉर्मूला आएगा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। 250 आया, फोर्थ आया 168.04। फिफ्थ करो, ध्यान से टेबल बनाओ, 4 कॉलम मेन, और इधर बोला है लास्परिस इज इक्वल टू पाशे, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलो L इज इक्वल टू P
तो 20 प्लस 5x अपॉन 30 इंटू 100 इज 10 प्लस 2x अपॉन 14 इंटू 100. दोनों बाजू इंटू 100 कैंसिल. तो 14 इंटू 20 प्लस 5x, 30 इंटू 10 प्लस 2x. 280 plus 70x is 300 plus 60x. 70x minus 60x is 300 minus 280. तो ये आएगा 10x is 20, x का वैल्यू 2. मिला ये सबको? क्या हो गया? नया मैच डेवलप किया? बोल बोल, क्या डाउट था? क्या डाउट है? हाँ बोल, क्या? बोल. चलो फिफ्थ हुआ. गांधी मिला ना? समझ रहा है कि नहीं? या तो हंस या तो बोल, दो में से एक चीज कर. चलो सिक्स्थ. Lasparez is 4 times Pache. बोला है वो लोग ने. They want relation between Dorbish-Bowley and Fisher. तो Dorbish-Bowley का फॉर्मूला आएगा L plus P upon 2, 4P plus P upon 2, 5P upon 2. मतलब Dorbish-Bowley is 5P upon 2. तो P आएगा 2/5 टाइम्स Dorbish-Bowley. अभी दूसरा वो लोग को रिलेशन फिशर का चाहिए. तो फिशर इज रूट ऑफ L इंटू पी. फिशर इज रूट ऑफ L की जगह पे 4P इंटू पी. L का वैल्यू 4P है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4P स्क्वायर. रूट के बाहर आएगा तो 2P. अभी P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2/5 टाइम्स Dorbish-Bowley. तो ऑप्शन में चेक करो, लेफ्ट साइड Dorbish-Bowley है, मतलब Dorbish-Bowley एक साइड चाहिए, तो 5/4 टाइम्स फिशर हो जाएगा. हुआ ये? 6 हुआ. हाँ तो चलो 7 करो. सेम पैटर्न, सेम प्रोसीजर. चेक करो 7 में क्या दिया हुआ है. Dorbish-Bowley and Fishers are 5 and 4 respectively. मतलब DB is 5 and Fisher is 4. तो L plus P upon 2 is 5. तो L plus P 10 आएगा. तो P का वैल्यू आएगा 10 minus L. या यू सेड एज L plus P is 10. इतना रखो. ये फर्स्ट कंडीशन हुआ. अभी फिशर इज 4, मतलब रूट ऑफ LP इज 4. रूट निकालेंगे तो LP इज 16. ये सेकेंड कंडीशन हो गया. अभी ऑप्शन डाल के टैली करो, दोनों इक्वेशन टैली होना चाहिए. दोनों आएगा. 8 plus 2 is 10, 8 into 2 is 16, 2 plus 8 is 10 and 2 into 8 is 16. तो ऑप्शन सी आएगा. चलो हुआ. आया ना सी. 8 वाला करो, सेम पैटर्न. फॉर अ सर्टेन डेटा Lasparez प्राइस इंडेक्स नंबर इज 1.1 टाइम्स Pache's, मतलब L इज 1.1 इंटू P. इक्वेशन 1. एंड that of Bowley is 126.
मतलब डॉर्बिश बॉली is 126, that is L plus P upon 2 is 126. चलो दोनों इक्वेशन टैली होना चाहिए. चलो कौन सा टैली हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, मतलब 132, 120. तो L is 132, P is 120. तो यू कैन से 132 इज 1.1 टाइम्स 120. ये सेटिस्फाई हो रहा है. 132 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, 252 डिवाइड बाई 2, 126. ये भी टैली हो रहा है. दोनों इक्वेशन टैली हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. क्लियर है 8 तक? जो नेक्स्ट 9th is theoretically GM is the best average in construction of index number, but in practice mostly AM is used. So it is true. GM ideal है, Fisher is ideal index number, but generally arithmetic mean Dorbish-Bawley use होता है. फिर 10, for constructing consumer price index, consumer price index underline करो, it is CPI. CPI मतलब CLI. डैश इज यूज. कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? लास्परेस. द रिजल्ट ऑब्टेन बाय मार्शल एजवर्थ मेथड इज क्लोजेस्ट टू, विच इज द मोस्ट आइडियल इंडेक्स नंबर? तो इट विल ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू. कोई भी मेथड हो, इट विल ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू फिशर. फिर CLI इज यूज टू settle disputes related to salary, calculate purchasing power. नेगेटिव नहीं है वो, सी में negotiate लिखो. इट इज नॉट नेगेटिव, negotiate. तो ऑल ऑफ दिस आएगा, डी ऑप्शन आएगा. सी में वो वर्डिंग करेक्ट करो. 13th, CLI is used to determine real wages. It's true. Construct CLI for the following data. Base year price quantity मतलब P0 Q0 दिया है एंड करंट ईयर प्राइस दिया है, P1 दिया है. तो हम दो कॉलम बनाएंगे, P1 Q0 एंड P0 Q0. इसका टोटल मारो. लास्ट पर इसका फॉर्मूला जो डालेंगे वो CLI है. फॉलोइंग डेटा, बेस ईयर वेटेज W एंड करंट ईयर प्राइस रिलेटिव I आर गिवन, मतलब I और W दिया है. तो तुम W का टोटल मारो और IW बना के IW का टोटल मारो. W का टोटल इज 20. IW कैलसी पे कैलकुलेट करो और टोटल मारो. CLI इज IW अपॉन समेशन W. कर दो 16, 17, 18 भी लाइन में जाएगा. इनफैक्ट 17 नहीं, 16, 18 करो पहले. मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है. फिनिश करो. क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1996 एंड 1999 आर 140 एंड 200 respectively. Person earns 11,200 per month in the year 1996. What should be his earning per month in the year 1999 so as to maintain his former, that is of the year 1996 standard of living? कभी भी ऐसे क्वेश्चन में 2 साल रहेंगे. एक है 1996 और एक है 1999. फिर 2 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. एक है इधर क्या दिया है? सैलरी दिया है, इनकम दिया है. पर्सन अर्न्स ₹11,000 मतलब इनकम. इनकम दिया है और CLI, सैलरी या CLI, वेजेस या CLI, ऐसा इंफॉर्मेशन रहेगा. नाउ 96 में CLI था 140, वो हो गया 200. तभी 96 का अर्निंग था 11,200. अभी इसका अर्निंग कितना वो पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया. इज दैट क्लियर? तो दिस इज x इज इक्वल टू 11,200 इंटू 200 अपॉन 140.
gives you 16,000. समझ में आया? चलो गुड. गांधी समझा ना? What is 8,000 रियल इनकम? हाँ, फिर 8,000 को रियल इनकम रख के CLI लग के परफेक्ट है, वो भी चलेगा. चलो अभी 19. चलो पढ़ो 19 क्या दिया है. अगेन विद द ईयर 1960 एज द बेस, CLI in 1972 stands at rupees 250. Mr. M was getting monthly salary of 500 in 1960 and 750 in 1972. मतलब 2 साल है, एक है 1960 एक है 1972. सैलरी दिया है 1960 का 500 रुपया और 1972 का 750 रुपीज़. CLI है 100 का हो जाता है 250. अच्छा 100 क्यों? क्योंकि बेस ईयर का कुछ भी मेंशन नहीं है तो 100 लेने का हमेशा. इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज ऑलवेज 100. हाँ, तो अभी वो क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए मिस्टर एम हैव रिसीव्ड व्हाट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अलाउंस. मतलब उसको एक्स्ट्रा अलाउंस कितना मिलना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए. तो सबसे पहले ये जो 750 दिया है उसकी जगह पे x रखने का. मतलब महंगाई 100 का 250 हुआ तो इनकम सैलरी 500 का कितना होना चाहिए वो फाइंड करो पहले. तो x इज 500 इंटू 250 अपॉन 100 विच गिव्स यू 1250. लेकिन उसका सैलरी हुआ 750 रुपया, मतलब उसको एक्स्ट्रा कितना चाहिए. This is your answer, extra allowance. Is that clear? मतलब होता क्या है मालूम है, जो भी जॉब करता है या जो भी बोलते हैं ना कॉर्पोरेट लेवल पे जिसका पोजीशन वाइज जॉब है, वो लोग ऐसा सोचता है 500 का 750 मतलब 50% बढ़ गया. 250 रुपया बढ़ा ना, 50% सैलरी बढ़ा. लेकिन महंगाई 50% नहीं बढ़ा है, महंगाई कितना टका बढ़ा है, 150% बढ़ा है. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होएगा ही नहीं वैसे भी. मतलब तुम्हारा महंगाई के हिसाब से सैलरी होना चाहिए 1250. इज दैट क्लियर? जिसमें से उसने खाली 750 किया है तो 500 डेफिसिट है, तो वो एक्स्ट्रा चाहिए, सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम मेंटेन होएगा. इज दैट क्लियर? चलो 20th. इट्स अ गुड क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से. मार्क करो, 20 इज अ गुड क्वेश्चन. आया आंसर? कैसे करेंगे? चलो पहला लाइन क्या बोल रहा है पहले वो बोलो. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? ऐसा कभी भी क्वेश्चन बड़ा रहेगा, समझ में नहीं आता है ना, तो ब्रेक करने का क्वेश्चन को. फर्स्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹5 पर यूनिट इन 1990. मतलब ये प्राइस के बारे में बात कर रहा है. 5 रुपया 1990 का हो गया ₹7.5. बरोबर है. फिर वो बोलता है एंड क्वांटिटी कंज्यूम डिक्रीजेज, मतलब क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है. 120 यूनिट से डिक्रीज हो गया कितना, 90 यूनिट्स. बरोबर है. फिर वो बोलता है द प्राइस एंड क्वांटिटी इन 1995 आर 150% एंड 75% रिस्पेक्टिवली ऑफ करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी इन 1990. मतलब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हुआ है, प्राइस हो रहा है 150% इंक्रीज और क्वांटिटी हो रहा है 75% डिक्रीज. चेक करो, 5 इंटू 150% करो, 5 इंटू 150% करो.
तो 7.5 आया, एंड 120 इंटू -70 या 120 इंटू 75% करो, कितना आया 90। तो डिक्रीज हुआ ये, मतलब ये इंफॉर्मेशन है खाली। अभी उसको चाहिए क्या क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो। तो प्राइस का रेशियो निकालो पहले, प्राइस रेशियो इनटू क्वांटिटी रेशियो चाहिए। तो प्राइस रेशियो मतलब ये तुम्हारा बेस ईयर है, ये तुम्हारा करंट ईयर है। तो इन शॉर्ट करंट अपॉन बेस आया ना। डोंट टेक 5 अपॉन 7.5, इट शुड बी 7.5 अपॉन 5। ये प्राइस का रेशियो आ गया और क्वांटिटी का रेशियो 90 अपॉन 120 कर दो, कितना आ रहा है 1.125। दैट्स योर आंसर, हो गया। समझ में आया। इसका और एक तरीका है, ऑलरेडी 150% दिया हुआ है, तो 150% इंटू 75% करो तो भी 1.125 आएगा। देख लो 150% इंटू 75%, मतलब ये रेशियो का परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है। 150% मतलब क्या, रेशियो ही हुआ ना। कैसे, 5 का 150% 7.5 होता है, तो 7.5 अपॉन 5 इंटू 100 करेगी तो 150% होता है। तो डायरेक्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आता है। दिस इज प्राइस रेशियो, दिस इज क्वांटिटी रेशियो। आएगा ना, 150% है, 150% प्रेस कर। अच्छा 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 75 डिवाइड बाय 100। चलो, इज दिस क्लियर। 21st चेक करो। During a certain period, cost of living index number goes up from 110 to 200, and the salary of a worker is also raised from 325 to 500. Worker does not really gain. Then the real wages decreased by what amount? चलो, रियल वेजेस का बात कर रहा है। अगेन 2 साल का दिया है, ईयर मेंशन नहीं है, तो वी राइट इट एज बेस एंड करंट। क्लियर। नाउ इंफॉर्मेशन है सैलरी एंड CLI। हमको रियल वेजेस का कैलकुलेशन चाहिए, तो हम उसको ऐसा बताएगा, सैलरी अपॉन CLI इंटू 100। चलो, बेस सैलरी कितना था 325, करंट हो गया 100, और CLI था 110, करंट हो गया 200। तो इसका रियल वेजेस कैलकुलेट करो, सैलरी अपॉन CLI बेस ईयर का इंटू 100, हाउ मच इज दिस, एंड ये आएगा 500 अपॉन 200 इंटू 100, दिस इज 290.45। तो ये कितना डिक्रीज हो गया 45.45। समझ में आया। तो ऐसा पैटर्न बना के करो। चलो 20 सेकेंड मार्क करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड है, सेम क्वेश्चन पूछता है, खाली वैल्यू चेंज करता है। बोलो कैसे करेगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पहले देखो क्या दिया है। प्राइजेस नहीं दिया है। What wording indicates that? Correct. Total value मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। वैल्यू इंडेक्स इज व्हाट,
प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ रिटेन इंपोर्ट्स इनटू इंडिया इन 1960 was 71.5 million per month and corresponding value in 1967 was 87.6 million tons per month. Tons नहीं है, खाली millions है. This is your value. That is P into Q, price into quantity. Is that clear? अभी वो क्या बोल रहा है? Index of volume of retained imports. अंडरलाइन करो, वॉल्यूम ऑफ. वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी. वो है 1967 कंपेयर टू 1960 जिसका बेस इज 100 वॉज 62. मतलब अभी ये क्वांटिटी का बात कर रहा है. ये 100 है और ये 62 है. क्लियर है? चेक करो क्या चाहिए उसको. व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स, मतलब प्राइस इसको चाहिए, प्राइस इंडेक्स चाहिए. तो हम लोग इसको ऐसा लिखेगा, V01 इज P01 इंटू Q01. वैल्यू इंडेक्स इज प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स. अभी V01 मतलब करंट अपॉन बेस 87.6 अपॉन 71.5 इंटू 100. करेक्ट. फिर P01 फाइंड करना है. Q01 आएगा 62 अपॉन 100 इंटू 100. आया ना? कर दो कैलकुलेट. तो दोनों बाजू 100 ये गया, 62 को शिफ्ट कर दो. लेके आओ क्या आंसर आ रहा है. 197.61. चलो 23rd चेक करो. In 1996, average price of commodity was 20% more than in 1995, but 20% less than in 1994, and moreover it was 50% more than in 1997. To price relatives using 1995 as base, 1995 price relative 100, reduce the data is, मतलब हर एक ऑप्शन में 4 वैल्यू है विच इज 94 to 97. देर आर 2 ways. पहले डायरेक्ट करो, नहीं जम रहा है तो ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं. नाउ चेक करो, यहाँ पे बोल रहा है 94, 95, 96 एंड 97. 4 साल दिया है. ये जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो कौन से ईयर के लिए है? 1996 के लिए, जिसमें 1995 को हमको क्या लेना है? 100 बोला हुआ है. क्लियर? अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. इन 1996 एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी वॉज 20% मोर देन 1995. मतलब अगर 95 में 100 है तो 96 में 20% मोर, मतलब तो कैन आई से ये 120 हो जाएगा, 20% ज्यादा. हाँ या ना? समझ में आया? ओके. आगे कंटिन्यू कर रहा है, बट 20% लेस देन इन 1994. मतलब ये जो 120 का भाव है 96 में वो 80% है. तो 100% कितना? 94 से वो 20% कम है. तो 94 का भाव चाहिए, तो इन शॉर्ट 120 इज 80%. तो 100% कितना? मतलब 94 आएगा 150 रुपीज. इन शॉर्ट 94 हो जाएगा 150. 150 का 20% लेस करो तो 30 रुपीज लेस होएगा और 120 हो जाएगा 96 का भाव. इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? 150 का 20% 30 रुपीज होता है, वो लेस है. 96 का भाव 120 है बिकॉज 20% लेस देन 150 है वो. और अभी लास्ट में बोला है मोर ओवर इट वॉज 50% मोर देन इन 1997. मतलब 97 से 50% ज्यादा है. मतलब 120 का भाव 150% है. तो 100% कितना? 80.
तो ये 80 का 50% ज़्यादा है, 50% मोर। 80 का 50% 40, 80 + 40 इज 120। समझ में आया? और एल्स ऑप्शन वाइज टैली करने का। करो ध्यान से। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? ए। समझ में आया? 100 और 120 ए और सी में ही है। ए और सी में से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि 100 और 20 दोनों मैच हो रहा है। चलो हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट 24। If with a rise of 10% in prices, the wages are increased by 20%, then real wages increase by, मतलब ये real wages का समय। चलो, base and current wages and index, that is CLI। बेस में दोनों 100 ही है। अगर प्राइस राइज हो रहा है 10% से, मतलब 110 हुआ। वेजेस ही बढ़ रहा है 20% से, मतलब 120 हुआ। तो रियल वेजेस कितना? तो ये होएगा 100/100 × 100 विच इज 100 ओनली, और ये होएगा 120 अपॉन वेजेस अपॉन इंडेक्स नंबर × 100। ये कितना हो रहा है? You can write this as CLI also, 109.09, मतलब 100 का 109.09 हुआ, मतलब दिस इज इंक्रीज्ड बाय 9.09। आया ना? तो एज पर द ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, मतलब लेस देन 10% से इंक्रीज हुआ है। 10% से कम इंक्रीज हुआ रियल वेजेस। क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया? चलो 25 लिखो बराबर से ये पहले। ये समझ में आया ना? तो रियल वेजेस कैलकुलेशन ऐसे ही करने का, टेबल बना के फटाफट होता है। चलो डन। 24। 25 करो। In 1980, net monthly income of employee was 800 per month. Consumer price index number was 11680. Rises to 200 in 1994. It has to be rightly compensated additional DA to be paid to the employees. 2 साल है, 1980, 1994। सैलरी इनकम है, सैलरी नहीं, नेट मंथली इनकम बोला है। 80 में इट वाज 800 पर मंथ, 94 का बाकी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 11680, रोज टू 200। लेके आओ एक्स का वैल्यू कितना? 1000 होना चाहिए। वो लोग को एडिशनल पूछा है, एडिशनल डीए। तो 1000 में से 800 तो ऑलरेडी उसका सैलरी था ही पहले भी, तो ये साल भी रहेगा ही। तो एडिशनल उसको बढ़ाना कितना चाहिए? 200। दिस इज एडिशनल डीए, दैट इज डियरनेस अलाउंस। क्लियर? Any doubts? Sure? चलो करो, attempt yourself too. Finish करो, 31 questions है। I give you 30 minutes.
हो जाएगा ना 30 मिनट्स में होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव्स है. इंटू 100 नहीं दिया है ना, सब ऑप्शन में नहीं दिया है, दैट्स ओके. नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है. इंटू 100 हम लोग डालते हैं ताकि हमको 100 का कंपैरिजन में चाहिए. अगर 100 नहीं दिया तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा. इट इज़ वन इन द सेम ना यार. परसेंटेज में डालेगा तो तेरा 100 की कंपैरिजन में प्राइस कितना है अभी वो आएगा, अदरवाइज डेसिमल में आएगा. नहीं, इट इज़ ओके, इज अलाउड. रियल वेजेस बेसिकली क्या होता है? वेजेस डिवाइड बाय CLI. डिवाइड करना मतलब वैल्यू को नीचे लाना, डिफ्लेट करना. इन्फ्लेट नहीं, डिफ्लेट. स्प्लाइसिंग इज मर्जिंग. दो सीरीज को मर्ज करने को स्प्लाइसिंग बोलते हैं. 21 में डिफ्लेटिंग इज द थियरी. ट्वेंटी 29 में भी क्वेश्चन में गड़बड़ है. क्वेश्चन इज एडिशनल पूछा है, एडिशनल 29 में. एडिशनल DA फाइंड करो उधर. पीरियड प्राइस. सो फाइनली इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ 65. 27 हमने किया, 51.12 आया. 28 प्राइस रिलेटिव फॉर द ईयर 96 with reference to 1985 is 120. What is the percent price increased in 1986 over 1985? So 20% बढ़ा है. फिर 29 भी हमने किया, 90.90 आ रहा है. इसका क्वेश्चन में चेंज है, एडिशनल DA पूछा है. 30th, what is the additional DA? 4000, मतलब 7,500 आ रहा है. उसमें से 3,000 ऑलरेडी था, तो एडिशनल 4,500 होना चाहिए. 31 200 रुपया, ये सेम है आई थिंक. चलो क्लियर है ये? यस और नो? चलो लेट्स डू द लास्ट पार्ट. गिव द हेडिंग. हाँ, थियरी. चलो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो. हर अटेम्प्ट में 2 MCQ कम से कम आता है इस पे. मतलब इंडेक्स नंबर में जो 4 से 5 का एवरेज है, उसमें 2 MCQ कंफर्म इसका है. ये पूछता ही है, हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है. सो राइट इट प्रॉपरली. टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी. लिखो, फॉलोइंग आर द फोर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी. Following are the 4 tests of adequacy of index numbers. First, unit test. Second, time reversal test. Third, circular test. Fourth, factor reversal test.
क्लियर? ये 4 नाम यही सीक्वेंस में याद रखने का, और यही सीक्वेंस में हम लोग इसका चार्ट बनाएंगे. सो नाउ आई वांट यू टू ड्रॉ टोटल 4 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम में नाम आएगा, नेम ऑफ द टेस्ट. सेकेंड कॉलम बड़ा बनाओ, विच इज कंडीशन. थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम सेम साइज बनाओ. टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई एंड डज नॉट सेटिस्फाई, ऐसा लिखो. भले 2 लाइन लिखो हेडिंग में. यू कैन यूज 2 लाइन्स इन हेडिंग. चलो शुरू करें. ओके, लिसन नाउ. फर्स्ट टेस्ट हमने क्या लिखा था वहां पे? तो गिव द हेडिंग एज यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट. कंडीशंस में लिखो फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग an index number should be independent of units, in which price and quantity are given. In which price and quantities are given. मतलब अंडरलाइन करो, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स इज द मेन फीचर. मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होना चाहिए. अभी सेटिस्फाई में तुम ऐसा लिखेगा, ऑल फॉर्मूला एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के बाद एरो डाल के डज नॉट सेटिस्फाई में लिखो सिंपल एग्रीगेट मेथड. सिंपल एग्रीगेट मेथड सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सब सेटिस्फाई करेगा. क्लियर? अभी ये एक्चुअल सीन क्या है? नाउ अंडरस्टैंड दिस. तुमको बेस ईयर का प्राइस दिया है, करंट ईयर का प्राइस दिया है ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, करेक्ट, जिसका यूनिट्स भी दिया है तुमको. समझो लाइक लेट अस से वीट, तो वो केजी में रहेगा. फिर मिल्क, तो वो लीटर में रहेगा. यू कैन से बनाना, तो वो डजन्स में रहेगा. फिर एग्स, यू कैन से इट इज इन, किस में मिलता है? डजन्स. एग कौन खाता है? एग कोई खाता है क्या इधर? डजन में, क्योंकि हम लोग नहीं खाते तो हमको नहीं पता है कैसे मिलता है. हंसता क्या है? नहीं खा, तू तेरे को पता है? पता है? कैसे पता है? तू खरीदने गई कभी? स्कूल में पढ़ाते. चलो डेटा ऐसा दिया रहता है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस. सपोज वीट इज बेस ईयर में इट वाज 15 रुपीज, यहाँ पे 23 रुपीज. मिल्क इज लेट अस से 50 रुपीज, नाउ इट इज 57. बनाना पहले आता था 20 रुपया डजन, अभी 30 रुपया डजन है. अंडा 6 रुपया एक.
हाँ बोल, स्कूल में पढ़ा है ना, भाव बोल. Which school? Which school? Okay. Let us consider this. I don't know, so I'm unaware. मतलब how to do the deal also I don't know. But that's okay. ऐसा दिया है तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम लोग क्या करता है, सिर्फ ऐड कर देता है. बरोबर है, सीधा सीधा ऐड कर देता है. बट एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि ये जो 15 रुपया है वो किसका है, केजी का है. तो ये भले तुमको वैल्यू देगा लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है. इसलिए वो लोग ने बोला है कि यूनिट टेस्ट सिंपल एग्रीगेट मेथड फॉलो नहीं करता है. तो वो वाले फॉर्मूलाज फॉलो करता है जो फ्री ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. अभी ऑल फॉर्मूला लिखा है, तो ऑल फॉर्मूला में केनाई से लास्परेज आ सकता है. ओके, तो लेट अस से बेस ईयर का क्वांटिटी है ये 10 किलो, ये 5 लीटर, ये 4 डजन और ये 5 डजन, ऐसा है. Now for Lasparase I will prepare P1Q0 and P0. मतलब if I say कि 23 रुपीज पर केजी है, ऐसा मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, तो भाव हो गया ये 230 क्या है, अमाउंट, प्योर अमाउंट जिसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, रुपीज है इन शॉर्ट सब. इज दैट क्लियर? ओके. सेम वे 57 रुपीज पर लीटर, ऐसा 5 लीटर. फिर 30 रुपीज पर डजन, ऐसा 4 डजन, एंड 90 रुपीज पर डजन, ऐसा 5 डजन. तो ये टोटल जो आता है वो प्योर रुपीज में है, कुछ भी किलोग्राम लीटर ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है. इसलिए लास्परेज सेटिस्फाई करता है यूनिट टेस्ट को, लेकिन कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है, सिंपल एग्रीगेट, क्योंकि वो एडिशन मेक्स द टोटल मीनिंगलेस. समझ में आया? यस और नो? तो इधर याद क्या रखने का, नेम ऑफ द टेस्ट, कंडीशन याद रखना पड़ेगा, और कंडीशन में हमने हाईलाइट किया इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स एंड सेटिस्फाई सब फॉर्मूला एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेट. इज दैट क्लियर? समझ में आया हम लोग क्यों ऐसे लिख रहा है? चलो नेक्स्ट, सेकेंड हेडिंग दो. सेकेंड कौन सा था लाइन में? टाइम रिवर्सल टेस्ट. लिखो, कंडीशन में लिखो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स with given base and current period and price index after interchanging base and current period. After interchanging base and current period is 1. अब ये वर्डिंग्स में है. नेक्स्ट लाइन में लिखो, सिंबॉलिकली कॉमा. चलो अभी सुनो जो वर्डिंग्स में दिया है ना, वो क्या मीनिंग है उसका. P01 में व्हाट इज द बेस? है ये क्या बोल रहा है? अरे वेट्स थोड़ी पूछ रहा हूं. P01 में बेस क्या होता है? 0. बरोबर. एंड व्हाट इज करंट? 1. वो बोलता है प्राइस इंडेक्स नंबर, ये प्राइस इंडेक्स नंबर का नोटेशन है ना, विद गिवन बेस एंड करंट पीरियड इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग बेस एंड करंट पीरियड. दिस शुड बी 1.
अभी गेम किधर करेगा वो लोग, वो समझो। वो लोग तुमको ऐसा नहीं देगा, वो लोग तुमको ऐसा देगा। चलेगा ना? जो बेस एंड करंट है उसको इंटरचेंज कर दिया वो लोग ने, समझ रहा है? तुम लिखो यही, लेकिन ऐसा भी दे सकता है वो लोग, डालो सिंबॉलिक फॉर्म में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स विद गिवन बेस एंड करंट पीरियड and price index after interchanging base and current period is 1. क्लियर? चलो सेटिस्फाई में लिखो सबसे पहले सिंपल एग्रीगेट फॉर्मूला। सिंपल एग्रीगेट फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड आएगा फिशर्स फॉर्मूला। फिशर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। थर्ड आएगा मार्शल एजवर्थ। फिर फोर्थ आएगा वॉल्श। फिफ्थ आएगा केली। ये इतना सेटिस्फाई करेगा इसको। डज नॉट सेटिस्फाई में पहला 3 तो फिक्स ही है हर एक उसमें। LPDB डज नॉट सेटिस्फाई, हर एक में पहला 3 फिक्स है। यूनिट टेस्ट छोड़ के बाकी सब टेस्ट में पहला 3 फिक्स है, LPDB। एंड और एक आएगा एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, या एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड डालो। वो GM हो सकता है, AM हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। क्लियर? अभी इसको चेक करते पहले। इसमें हमने सेटिस्फाई में फिशर लिखा है और डज नॉट सेटिस्फाई में लास्परेज लिखा है, बरोबर है? मेरे को बताओ लास्परेज का फॉर्मूला, कंडीशन ये है। चलो अगर P01 है तो लास्परेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? P1Q0 अपॉन, बराबर है, इंटू 100 भी होता है, दैट्स ओके। समझ में आया? अभी बेस और करंट इंटरचेंज हुआ, मतलब बेस में 1 है और करंट 0 है, तो इंटरचेंज करने के बाद ये पैटर्न में लास्परेज का फॉर्मूला क्या आएगा? P0Q1 आएगा। अच्छा, विल डू इट दिस वे। चलो, इफ दिस इज माई बेस एंड करंट, व्हाट इज माई बेस हियर? 1, करंट इज, तो पहले ऐसा लिखो, दिस इज योर प्राइस इंडेक्स। अभी बेस ईयर का क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, मतलब बेस ईयर इज 1, तो Q1 Q1। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू 1, कुछ भी कट नहीं हो रहा है। आया ना? कुछ समझ में आया मैंने क्या लिखा है कि नहीं? अरे हाँ, तो दिस इज वाई लास्परेज इज नॉट सेटिस्फाई। क्लियर? ओके, अभी सेटिस्फाई में किसका लिखा है? फिशर, या सिंपल एग्रीगेट भी लिखा है। चलो फिशर करते, थोड़ा लंबा है लेकिन करते। फिशर का फॉर्मूला बोलो। P01 में, P01 में फिशर का फॉर्मूला बोलो। रूट के अंदर आएगा, इसमें बेस ईयर इज 0, तो P1Q0, P0Q0 ये लास्परेज हुआ, P1Q1 ये पाशे हुआ। अभी इनटू P10, तो सेम रूट में आ जाएगा, मतलब रूट दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अभी लास्परेज आएगा इधर, इधर बेस 1 है, P0Q1 P1Q1, और पाशे करंट इधर 0 है, तो P0Q0 P1Q0। चेक करो, P1Q0 P1Q0 गया, P1Q1 गया, P0Q1 गया, P0Q0 गया, सब कैंसिल होके 1 आ रहा है, इसलिए फिशर सेटिस्फाई करता है। इसका मीनिंग ऐसा है,
समझ में आया? ये प्रूव नहीं करना है, मैं खाली बता रहा हूं कि क्यों ऐसा लिखा है, वो थियरी बाय हार्ट करना पड़ेगा थोड़ा। क्लियर? समझ में आया? तो ये टाइम रिवर्स हो रहा है, बेस एंड करंट आर रिवर्स्ड, इसलिए टाइम रिवर्सल टेस्ट। प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स विद गिवन बेस एंड करंट and price index after interchanging base and current should be 1. Satisfy में simple aggregate method, Fisher, Marshall Edgeworth, Walsh and Kelly. Does not satisfy LPDB. An average of relative method. Is that clear? Relative method मतलब I वाला, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या है? P1 upon into 100. Is that clear? तो आई के साथ में W मल्टीप्लाई करेगा और इंटरचेंज करेगा तो मे बी प्रोडक्ट 1 नहीं आ गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो थर्ड, थर्ड इज सर्क्यूलर टेस्ट। क्या होगा तनिष? वही पूछ रहा हूं, समझा कि नहीं? लिखो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्लियर? लिखो, इफ प्राइस इंडाइसेस आर P01, P12, P23 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा PN0, मतलब 0 से चालू हुआ 0 पे खत्म हुआ, सर्कल बना पूरा। तो अगर ये तुम्हारा प्राइस इंडाइसेस है, देन P01 into P12 into P23 into dot 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 into PN0 is 1, मतलब सबका प्रोडक्ट शुड बी 1। क्लियर? अभी देखो यहां पे हो क्या रहा है। ये जो पहला पार्ट है ना, उसमें बेस क्या है? 0। सेकेंड पार्ट में बेस, फिर एंड सो ऑन 3 आएगा, एंड सो ऑन, और लास्ट में ये एन है, मतलब कहना से ये बेस शिफ्ट होते जा रहा है। तो लिखो नेक्स्ट स्लाइड में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस शिफ्टिंग टेस्ट। It is also called as base shifting test. Is that clear? लिखो, satisfy में लिखो, सब अजीब गरीब नाम है, लिखो सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड, फिर वेट, सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, simple GM of price relative, थर्ड आएगा वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स वेट्स, वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स वेट्स, ब्रैकेट में लिखो दैट इज केली। बेसिकली ये वर्डिंग्स केली को सेटिस्फाई करता है, केली फॉर्मूला। अभी डज नॉट सेटिस्फाई में पहला 3 तो फिक्स है, LPDB, इधर बाकी 2 भी आएगा, फिशर, मार्शल, एजवर्थ, ये डज नॉट सेटिस्फाई हो जाएगा। LPDB, फिशर, मार्शल, एजवर्थ। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड दिस। सपोज वो लोग ने ऐसा दिया,
P12 इंटू P23, तो तीसरा अगर मुझे एंड करना है थर्ड वाले पे तो क्या आना चाहिए? मतलब तीन ही प्राइस इंडाइसिस है, तो सर्कुलर टेस्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए? P31, ये सबका मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए, मतलब सर्कल बनना चाहिए इन शॉर्ट बेस शिफ्ट के साथ। क्लियर? अभी इसमें हमने पहला लिखा है सिंपल एग्रीगेट सेटिस्फाई करता है। क्यों? इट इज वेरी सिंपल। सिंपल एग्रीगेट में ये होएगा करंट अपॉन बेस समेशन P2 अपॉन समेशन P1, ये होएगा समेशन P3 अपॉन समेशन P2, और ये होएगा समेशन P1 अपॉन समेशन P3। सब कैंसिल होके 1 ही आने वाला है, इसलिए ये सेटिस्फाई करता है। क्लियर? लास्परेज पाशेज में सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि बेस और करंट दोनों चेंज है हर एक प्राइस में, तो कैंसिल होके 1 होएगा ही नहीं। समझ में आया? तो सर्कुलर टेस्ट में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? इट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस शिफ्टिंग टेस्ट। और इसमें सेटिस्फाई सब अजीबो गरीब नाम है। सिंपल एग्रीगेट मेथड, फिर जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड, केली फॉर्मूला। क्लियर है? डज नॉट सेटिस्फाइज LPDB फिशर मार्शल एजवर्थ, दैट्स इट। समझ में आया? एंड द लास्ट वन लिखो, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट लिखो, इसमें प्रोडक्ट कंडीशन में लिखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स product of price index and quantity index should be equal to corresponding value index, नेक्स्ट लाइन में सिंबॉलिकली वर्डिंग्स में क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। एक सम में हमने अप्लाई भी कर दिया था, और यही वर्डिंग्स या यही सिंबल तुमको ऐसा भी दे सकता है। वैल्यू इंडेक्स की जगह पे दे विल जस्ट राइट P1Q1 अपॉन P0Q0, दैट इज वैल्यू इंडेक्स। इन 200 के बिना लिखेगा वो लोग। क्लियर? सेटिस्फाई में लिखो खाली फिशर आएगा और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। खाली फिशर आएगा और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। और डज नॉट सेटिस्फाई में LPDB मार्शल एजवर्थ, LPDB मार्शल एजवर्थ। क्लियर है? समझ में आया? अब इसका एक कॉमन नोट बनाएंगे सबसे पहले। ये अभी इजी लग रहा है, जब ये MCQ में आएगा ना तो आंसर ऑप्शन 4 ही रहेगा, यूनिट टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल या टाइम रिवर्सल। तो तुमको तभी कंफ्यूज होएगा कि कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये समझेगा ही नहीं, याद ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले सीक्वेंस यही याद रखो। कौन सा सीक्वेंस है? यूनिट, टाइम रिवर्सल, सर्कुलर, फैक्टर रिवर्सल। यूनिट का कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होना चाहिए, फॉर्मूला करेक्ट। फिर टाइम रिवर्सल का कंडीशन P01
इंटू P10, ये दो का मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए. सर्क्यूलर का कंडीशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस शिफ्टिंग टेस्ट. बरोबर है. तो इसमें जितना भी नंबर्स लो लास्ट में वो सर्कल बनना चाहिए पूरा. क्लियर. एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स. P01 इंटू Q01 इज V01. अभी जो गड़बड़ होएगा ना वो सेटिस्फाई और डज नॉट सेटिस्फाई में होएगा. तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा ना पूरा चार्ट, तो सबसे पहला पॉइंट तुम नोट में लिखेगा कि L, P और DB ये तीन यूनिट टेस्ट के अलावा कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता है. L, P, DB डज नॉट सेटिस्फाई ओनली यूनिट टेस्ट. लिखो नोट का फर्स्ट पॉइंट. L, P, DB satisfy only unit test. बरोबर है. खाली यूनिट टेस्ट, बाकी कोई भी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा. चलो अभी फिशर का ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेगा ना, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो F नाम वाला है, फैक्टर रिवर्सल. तो फैक्टर रिवर्सल खाली फिशर ही सेटिस्फाई करता है, FF. सी यू हैव टू रिमेंबर इट दिस वे, अदरवाइज यू विल नॉट रिमेंबर. तो लिखो फैक्टर रिवर्सल इज सेटिस्फाइड ओनली बाय फिशर. FF लिख दो ब्रैकेट में. बरोबर है. क्या हो गया, ठीक है ना, वो भी पढ़ लेगा. चलो ना अभी तुम ऑब्जर्व करो, डज नॉट सेटिस्फाई में तुमको एक ही जगह पे एक नाम दिखेगा, डज नॉट सेटिस्फाई. सिंपल एग्रीगेट में डज नॉट सेटिस्फाई में कोई नहीं है, सिर्फ सिंपल एग्रीगेट है. बरोबर है, मतलब यूनिट टेस्ट में. फिर टाइम रिवर्सल में डज नॉट सेटिस्फाई में वो नाम है क्या, LPDB है. ठीक है. फिर डज नॉट सेटिस्फाई, ओके. हाँ, फिर सर्कुलर में फिशर आया ना, और फैक्टर रिवर्सल में फिशर नहीं आ रहा है. मतलब फिशर खाली सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी सब में सेटिस्फाई में आता है वो. फिशर डज नॉट सेटिस्फाई ओनली सर्कुलर टेस्ट. क्लियर है, समझ में आया? एनी डाउट्स? तो ये 3 पॉइंट से तुम्हारा मेजॉरिटी MCQ सेटिस्फाई या सॉल्व हो जाएगा. क्लियर. चलो चेक करो.